जहां जहां टकराव और असंतोष ने अपनी जड़ें जमाई हैं, वहीं वहीं आतंकवाद ने न जाने कितनी मासूम जिंदगियां छीनी हैं। ऐसी जिंदगियां जो वैसे ही जीने की जद्दोजहद में लगी हैं, ऐसी जिंदगियां जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, ऐसी जिंदगियां जो अपने दुख तकलीफों से निजात नहीं पाती, ऐसी जिंदगियां जिन्हें आखिर तक अपनी पहचान भी नहीं मिल पाती। कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर में, मुझे नहीं मालूम। आप हमें परेशान क्यों करते हैं? क्या आप कभी नॉर्मल नहीं रह सकते? नॉर्मल? और तुम्हारे साथ दिमाग खराब हो गया मेरा यहाँ पे रह के। बापूजी, आप बाकी परेशानी क्यों नहीं समझते? मेरी तकलीफ का किसी को पता भी है? शांति थी जीवा दियो मने। ये हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हैं? खुद के बारे में, हम सब के बारे में बुराई क्यों सोचते हैं? क्यों? सर 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक बापूजी आए नहीं है। जी, वो बहुत परेशान रहते थे। मनीषा बहन, ये कोई नई बात नहीं है। आपके पति हर 6 महीने में ऐसा करते हैं और 9 साल से करते आ रहे हैं। परेशान होते हैं, कहीं चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं। और आप है कि हर बार कंप्लेन करने आ जाती है। देखिए मनीषा बहन, आप ही बताइए हम क्या करें? उनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट खोल लें। देखिए घर जाइए, इंतजार कीजिए, आपको भी पता है कि वो वापस आ जाएंगे। शू, किधर चली सवारी? पता नहीं। कुणाल, तुम कल रात नशे में घर है, वो याद है या वो भी पता नहीं? अभी मैं नशे में नहीं था, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था बस। 40 पार कर गए हो तुम, 42 के हो गए हो। अभी कहीं कर भाई, कब तक यूं ही जिंदगी जाया करते रहोगे? पता नहीं इसकी जिंदगी का क्या होगा। निकलो छू। चिराग बेटा, रेडी है? हाँ। चलो अमिता, निकल रहा हूँ मैं। अरे रुको रुको, टिफिन तो लेते जाओ। अरे जल्दी, लेट हो रहा है मुझे। अरे आई बाबा, आप लोग भी ना लीजिए, ये आपका टिफिन और ये तुम्हारा। चलो चलो। अरे सुनो, वो कड़िया को बोलना भूलना मत कि संडे को आना है। अरे बोल दूंगा पापा, याद है मुझे। बाय मामा। बाय बाय। वेला आओ जो। 3 परिवार, 3 लोग, राजेंद्र वोरा, कुणाल भट्ट और किशोर भगत। इन तीनों का आपस में कोई नाता नहीं था, लेकिन जुलाई 2008 में इन तीनों के तार आपस में जुड़ने वाले थे। बापू जहाँ जहाँ जा सकते थे वो सब जगह बात करके देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूं? 5 महीने हो गए, भगवान जाने वो कहाँ होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे, कौन उनका ख्याल रख रहा होगा। देखना बापूजी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। सब जगह घूम घूम के थक जाएंगे तो घर वापस आ जाएंगे बा। चलो मैं काम पे निकलता हूँ। पता नहीं कहाँ पी के पड़ा होगा। पर इतने ज्यादा दिन दूर कभी नहीं रहा। वो छोटा भाई है मेरा, बचपन से ध्यान रखता आया उसका। पता नहीं उसने अपने आप को ये क्या कर लिया, ऐसा कैसे बन गया वो, कुछ समझ में नहीं आता। बेटा टाइम मिलेगा तो पक्का लेके आऊंगा, ओके? नहीं पापा, मुझे आज ही चाहिए मेरा गेम।
चिराग ऐसे जिद नहीं करते बेटा। मम्मा देखो ना पापा को, वो पिछले 1 महीने से बहाना बना रही कि वो गेम ले आएंगे, पर अब तक नहीं मिला है मुझे मेरा गेम। बेटा आप जो गेम मांग रहे हो वो थोड़ी महंगी है, पर कोई बात नहीं, आज अगर टाइम मिला तो मैं पक्का लेके आऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पापा तो फिर मैं आपको फोन करूंगी आज दिलाने के लिए। चौक्कस करना बेटे। अमिता जाओ छुआ। बाय पापा। बाय। आओ जो। अहमदाबाद शहर के विभिन्न इलाकों में कम तीव्रता के कई बम धमाकों की खबर है। ताज़ा सूचना के अनुसार ऐसे 9 धमाकों की खबर है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। विस्फोट के सभी इलाकों की घेराबंदी कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे और भी विस्फोट हो सकते हैं। हमारे वहाँ मौजूद संवाददाता के अनुसार अब तक इन धमाकों में 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े ऊपर भी जा सकते हैं। सर, 23 बॉडी अभी भी लावारिस पड़ी है, उन्हें कोई लेने नहीं आया। नोटिस बराबर लगाते रहो, बड़ा हादसा हुआ है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। सर। बस इतनी बॉडी हमारे पास है जिनकी पहचान अभी बाकी है। वो उस दिन हाटकेश्वर की तरफ गए थे। मैंने बहुत फोन लगाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, धमाके में बहुत सी चीजों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जांच अभी चल रही है। जैसे हमें कोई फोन मिलता है हम आपको खबर करेंगे। बापूजी आप बाकी परेशानी क्यों नहीं समझते? शांति थी जीववा दियो मने। मैंने उनके मेडिकल कंडीशंस के बारे में सब कुछ लिख दिया है और जो भी ज़रूरी पेपर्स थे सारे अटैच कर दिए। तुम्हें वहाँ पर और एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है? अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ऑफिस में हम कल जाने वाले हैं। और हाँ, विक्टिम्स के लिए सरकार ने मुआवजा भी अनाउंस किया हुआ है, वो फॉर्म भी भर देना तुम। थैंक यू डॉक्टर। क्या वो काफी टाइम से गायब थे? जी सर, बापूजी हमेशा परेशान रहते थे, अक्सर घर से चले जाते थे, फिर भटक कर वापस भी आ जाते थे, लेकिन सर इस बार नहीं आए। और फिर ये नोटिस देखा हमने पेपर में। सर, ये लोग जो बॉडी की बात कर रहे हैं वो बॉडी नंबर 14 है, लेकिन सर ये पहले ही क्लेम कर ली गई है और आज हमने पेपर में बॉडी क्लेम होने का नोटिस भी डाल दिया है। क्लेम कब हुआ? कल। ऐसे नोटिस हम कई दिनों से पेपर में दे रहे हैं। लेकिन सर ये बॉडी की पहचान तो कुणाल भट्ट के तौर पे हुई है। उसके बड़े भाई संजय भट्ट ने ये बॉडी क्लेम की। उसने कहा कि उसके छोटे भाई की है। लेकिन ये तो हमारे बापूजी है। बॉडी के कपड़े कहाँ हैं? इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है अभी। सर क्या मैं देख सकता हूँ? श्योर।
सर पेपर में तो लिखा था शर्ट का कलर पीला या क्रीम है। जब बॉडी आई थी तब कलर का पता चल रहा था, बाद में खून स्प्रेड हो गया। सर मेरे बापूजी इसी तरह की शर्ट पहनते थे, साइज भी वही है। ये तो मेरे बापूजी की शर्ट है सर। और ये पैंट, सर ये पैंट भी मेरे बापूजी की है। जरूर उनसे कोई बड़ी गलती हो गई होगी। सर ये पैंट शर्ट, सर ये मेरे बापूजी के कपड़े हैं। फोन करो संजय भट्ट को, बुलाओ उसे। संजय, क्राइम ब्रांच से फोन है तुम्हारे लिए। हेलो। वो बॉडी मेरे भाई की ही थी सर। हाइट बॉडी सब कुछ भाई से मैच करता था, और जैसे कपड़े आपने दिखाए थे वो वैसे ही कपड़े पहनता था। सर मेरे बापूजी भी वैसे ही कपड़े पहनते थे, मैंने देखा। पैंट भी उन्हीं की थी सर, बॉडी भी उन्हीं की थी। जो भाई मने लागे छे कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत कैसे लग सकता है? हमने तो बॉडी देखी ही नहीं थी, और आपने तो अंतिम संस्कार भी कर दिए। वो कुणाल ही था। सर मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे बापूजी की बॉडी थी। सर मैं 100% श्योर हूं कि वो मेरे बापूजी की बॉडी थी। मुझे लगता है मुआवजा हासिल करने के लिए किसी ने झूठा क्लेम किया है। ठीक है, आप लोग मुझे एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए, फिर मैं देखता हूँ इस मामले में क्या किया जा सकता है। सर संजय भट्ट जिसने बॉडी क्लेम की है अपने भाई की फोटो लेकर आया था। हाइट बॉडी प्रिसाइजली मैच कर रही थी। सर अगर ये लोग एक दिन भी पहले आते तो शायद हम कुछ कर पाते। अब तो बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। ये 6 लाख है, इन पैसों का हाथ भी नहीं लगाना है, एफडी कर देते हैं। तो समझी गई ना? अब मैं उन लोगों को समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि वो मेरा भाई ही था, उनके बापूजी नहीं। भगवान करे उनके बापूजी जिंदा हो। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा भाई चला गया। अभी पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हर दिन मैं यही सोचता था कि मेरा भाई कहाँ होगा, उसे कुछ हुआ तो नहीं, वो घर वापस क्यों नहीं आता। और अब जब उसकी बॉडी मिली भी है तो ये सब। बा कुछ तो खा लो। बा तुम्हारे भूखे रहने से क्या हो जाएगा? तुम अपनी तबीयत और खराब कर लोगी। कुछ नहीं बदलने वाला बा। बदलेगा कि नहीं जानती। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या मैं इसी आस में जीती रहूं कि एक दिन वो लौट कर आएंगे, या ये सोचते हुए मरती रहूं कि ना ही मैं उनके अंतिम दर्शन कर पाई और न ही अंतिम संस्कार। जानती है, तुम्हारे बाबूजी पहले ऐसे नहीं थे। जब तुम दोनों छोटे छोटे थे तब उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मुझे मजबूरन अपने मायके वालों से मदद लेनी पड़ी। ये बात तुम्हारे बाबूजी को पसंद नहीं थी, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और धीरे धीरे तुम्हारे बाबूजी ऐसे होते गए। उस दिन मुझे पापा को
मनाने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत जिद्दी हूँ ना मम्मा। बेटा पापा तुम्हारी जिद की वजह से परेशान नहीं थे। तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे? बता रही बेटा, और मालूम नहीं कि वो कभी वापस आएंगे भी या नहीं। अब बराबर पानी दो। भैया मैं चाबी देकर आती हूँ। बापूजी आप बाकी परेशानी क्यों नहीं समझते? मेरी तकलीफ का किसी को पता भी है? शांति थी जीवा दियो मने। माँ चले? अगर तुम्हारे बापूजी आ गए तो? माँ बापूजी कभी नहीं आएंगे। हाँ, सारी पिछली बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ? माँ संभालो अपने आप को। दो परिवार धीरे धीरे अपनों को खोने के गम से उबरने में लगे थे, पर एक परिवार अपने एक सदस्य के इस तरह चले जाने के सच को मान ही नहीं पा रहा था। दूसरा परिवार बेहद परेशान था क्योंकि उनके सदस्य का शव तो कोई और ही ले गया था। धमाके जिन्होंने इन परिवारों को तोड़कर रख दिया था, उसके ठीक 4 साल बाद जो हुआ उसने फिर से दहला कर रख दिया। कुणाल कुछ बोलोगे भी? इतने दिनों कहां थे तुम? कुणाल तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने गायब होके कितनी बड़ी गलती की है? हम किसी और की बॉडी ले आए थे तुम्हारी समझ कर, अंतिम संस्कार भी कर दिया। आज पता चला वो किसी और की थी। लोग सही थे जो बॉडी लेने आए थे, शायद वो उनके बापूजी की थी। कुणाल थक गए हो भैया, थक गए हो भटकते भटकते। न जाने कहां कहां गए मैं, क्या क्या किया मैंने, हर तरह के काम किए, लेकिन ढंग से जी नहीं सका। मैं तो यह भी भूल चुका हूं कि मुझे घर छोड़ के कितना टाइम हुआ। सर हमने पैसों का हाथ भी नहीं लगाया, ये इंटरेस्ट मिलाकर है सर। कहाँ चला गया था आपका भाई? कई जगह भटकता रहा सर, कल ही वापस आया है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उत्तम, फाइल चेक करो, उस वोरा परिवार का कोई नंबर हो, एड्रेस हो तो उसे बुलाओ। सर उनका नंबर तो काम नहीं कर रहा है, पर उनके देहगाम का एड्रेस जरूर है। खबर तो पहुंचानी होगी। 4 साल से वो इसी लड़ाई में लगे हैं कि ये बॉडी उनके फादर की थी।
1 साल हुआ। मनीषा बिन तो अपने बच्चे राजेश और श्वेता को लेकर चली गई। सुना राजेश ने अहमदाबाद में अपनी दुकान खोली है। कुछ पता आपको अहमदाबाद में किस जगह? नहीं मालूम। क्या आप किसी को जानती हैं, कोई रिश्तेदार जानकार जो हमें उन तक पहुंचा दे? वो भी नहीं मालूम। जब से वो लोग गए हैं कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसा करो, पेपर में नोटिस दो, शायद वो खुद ही आ जाए। ओके सर। राजेश भाई, क्या ये देखो। ये जी 4 साल पहले मैं ये नोटिस देखने से चूक गई थी। इसके बाद लगातार 2 महीने तक मैं शव घर के चक्कर लगाती रही, लेकिन कभी ये लाश मैंने वहां पर नहीं देखी। ये पक्का इसके पापा किशोरी हैं। देखो ना पापा को, वो पिछले 1 महीने से बहाना बना रही वो गेम ले आएंगे। आज अगर टाइम मिला तो मैं पक्का लेके आऊंगा। सर ये मेरे बापूजी है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था और अभी भी बताता हूँ। नहीं, ये पक्का मेरे हस्बैंड है। नहीं सर, ये मेरे बापूजी है। नहीं, देखिए बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है और उसे जिस आदमी का शव समझकर ये सब किया गया है वो 4 सालों बाद वापस घर लौट चुका है। और हमने ये नोटिस पेपर में इसलिए दिया ताकि किसी एक परिवार की तकलीफ थोड़ी कम हो सके। अब एक बात तो पक्की है, इस बॉडी का अंतिम संस्कार जिस आदमी के रूप में किया गया है ये वो तो नहीं है। दिस इज डेफिनेट। देखना अब यह है कि ये है कौन। आप लोग हमें 1 दिन का वक्त दे दीजिए। बॉडी किसकी है ये तय करने से पहले ठीक से पक्का करना होगा। इस बार कुणाल भट्ट की आदत थी लंबे टाइम के लिए घर से भाग जाता था और फिर अचानक एक दिन लौट आता था। और यही हुआ। राजेंद्र वोरा की भी बिल्कुल वही आदत थी, बीच बीच में घर छोड़कर भाग जाता था और वापस लौट आता था। कहीं ऐसा ना हो हम फिर से एक बार गलती कर बैठे और राजेंद्र वोरा लौट आए और यही सब हमें वापस करना पड़ जाए। सर धमाकों का सारा सामान मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है। क्या फिर से कपड़े मंगवाए और दोनों परिवार वालों से चेक करवाए? हम एक बार ये करवा के देख चुके हैं, कपड़े जिस हाल में हैं कोई फायदा नहीं होगा। सर मजिस्ट्रेट से हम डीएनए टेस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों ना कपड़ों पे लगे खून और परिवार के खून के नमूनों को मैच करवाया जाए? यही करवाना सही रहेगा। मिस्टर राजेश, चिराग, मुझे पहले से पता था कि वो तुम्हारे बापूजी। इस बार पक्का पता चल जाएगा। चल भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि मैं हर रोज उनका इंतजार करना बंद कर दूंगी। हर रोज मेरी आंखें दरवाजे पे लगी रहती है, हर वक्त मेरे कानों में दरवाजे की घंटी बजती है। ऐसा लगता है जैसे अभी वो आएंगे, दरवाजा बजाएंगे और मैं दौड़ के दरवाजा खोलूंगी। वो अंदर आएंगे, मेरे सामने बैठेंगे
और मुझसे ढेर सारी बातें करते। चिराग, क्या हुआ बेटा? सुबह से क्यों चुप हो? मम्मी, ये बॉडी पापा की नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटा? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पापा एक दिन वापस आ जाएंगे। जैसे मेरा गेम लाना भूल जाते थे, वैसे घर आना भी भूल गए। लेकिन एक दिन उनको सब याद आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। अगर पता चला कि ये बॉडी पापा की है तो बात तो वही खत्म हो जाएगी। लेकिन तकलीफ खत्म होगी क्या मम्मी? तो हमेशा से यही सोचता रहना चाहता हूँ कि पापा वापस आएंगे, मेरा गेम लाएंगे, हम सब फिर साथ रहेंगे। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी राजेंद्र वोरा की है। एक गुमशुदा पिता और पति के परिवार को आखिर उसके अंजाम का पता चला, लेकिन दूसरे परिवार को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आखिर उसके मुखिया के साथ क्या हुआ। जो डेथ सर्टिफिकेट कुणाल भट्ट के नाम पर बनाया गया था, उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में राजेंद्र वोरा के नाम पर बदलवाने के लिए भेज दिया गया। मुआवजे की रकम अब वोरा परिवार को सौंप दी जाएगी। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद इसे पाना उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। कुणाल भट्ट जो 4 साल के बाद घर लौटा, वो फिर से घर छोड़कर चला गया। उसके भाई भाभी अब भी नहीं जानते कि वो कहां गया है और कब लौटेगा। किशोर भगत का परिवार अब भी उनके अंजाम से अनजान है। धमाकों के पीछे किसका हाथ था? धमाके आखिर क्यों हुए? क्या धमाके रोके जा सकते थे? आतंकवाद, हिंसा, प्रतिशोध, क्या कभी इनका सफाया होगा? क्या इस कलह का खात्मा होगा? यह असंतोष कभी मरेगा? ये खेल कभी खत्म होगा? अगर सब खत्म होगा तो जीतेगा कौन? हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बेचने वाला मिल गया है। कहाँ, कब मिलेगा? अगले महीने। ठीक है, कीमत कितनी? आप बोलो। 90,000। अगर माल पॉजिटिव हुआ तो ज्यादा लगेगा। मेरे पास तो बस इतना ही है देने को। ओके, 1 महीने बाद आपसे बात करता हूं। ठीक है। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक डील तय हुई। बिक्री का वक्त, बिक्री की कीमत, हर चीज पर बात हुई। बिक्री 1 महीने बाद होने वाली थी, लेकिन आखिर ये सौदा क्या था?
मुझे बच्चे को ले जाना पड़ेगा, इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। कहाँ गया मेरा मुन्ना? यही तो सो रहा था। कहाँ गया मेरा बच्चा? मुन्ना, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चे को देखा क्या आपने? आपा वहाँ मेरा मुन्ना सोया था, आपने देखा क्या उसे? मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं पता। मैंने किसी को भी आपके बच्चे को ले जाते हुए नहीं देखा। कहाँ गया मेरा मुन्ना? यही तो सो रहा था। क्या हुआ? वो मुन्ना नहीं है वहाँ पर। नहीं है मतलब? उसे तो वहाँ झूले पर होना चाहिए। कह रही हूँ आपसे, वो देखे हुए वो नहीं है यहाँ पर। आपके अब्बू कहाँ हैं? वो तो यहीं थे ना? हाँ, मेरी नींद लग गई थी, जब आँख खुली तब ना यहाँ पर मुन्ना था और ना ये वो थे। कहीं वो तो आपके बच्चे को नहीं ले गए? मुझे कुछ नहीं पता, आप मेहरबानी करके मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए। अरे आप शांत हो जाइए, यहाँ बैठो। तुम यहाँ बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अरे कहाँ चले गए थे आप? आपकी बेटी कब से परेशान हो रही है? अब्बू अब्बू अब्बू, मुन्ना कहाँ है? अब्बू अब्बू, कुछ बोलिए ना, कहाँ है मेरा बच्चा? बेटा यास्मीन, हमारा मुन्ना नहीं रहा। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? जब तुम सो रही थी तो अचानक उसकी सांसें बंद हो गई। मुन्ना, 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 उठ ना, उठ। इसको बेटा उठ जा। मैंने नर्स को बहुत ढूंढा, नर्स नहीं मिली तो फिर मैंने मधुमिता को बुलाया। अब्बू, आपको मुझे जगाना चाहिए था। बेटा मैं खुद बहुत हैरान और परेशान था उस वक्त, दिमाग में आया ही नहीं। क्या हुआ? कहाँ है बच्चा? आप बताओ। हमारा मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? आपसे किसने कहा कि आपका मुन्ना इस दुनिया में नहीं रहा? कहाँ है वो? मधुमिता उसे ऑक्सीजन देने के लिए ले गई थी, फिर उसने कहा कि हमारा बच्चा नहीं रहा। ले कहाँ गई वो? यहाँ लैब इंचार्ज मैं हूँ। अगर मधुमिता बच्चे को ऑक्सीजन के लिए ले गई थी तो उसे मेरे पास आना चाहिए था। मेरे पास तो आई नहीं वो। हमसे यही बोल के गई थी कि वो बच्चे को ऑक्सीजन देने जा रही है। फिर देर हो गई तो मैं देखने गया, वो मुझे गलियारे में मिली। फिर उसने बताया कि हमारा बच्चा नहीं रहा, मर गया है। देखते ही ये मधुमिता कौन है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मधुमिता पूरे अस्पताल में कहीं नहीं मिल रही है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। हमें मनदीप मैडम को बताना चाहिए। चलो बताते हैं। ऐसे कैसे कोई बोल देगा कि हमारा बच्चा नहीं रहा? डॉक्टर ने बोला क्या? रेहाना, बच्चे की सांसें खत्म हो चुकी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम यहाँ यास्मीन को दिलासा देने की बजाय उल्टा जांच पड़ताल में लगी हो।
नर्स मधुमिता, ये हमारे क्लिनिक की नर्स तो नहीं है? जी नहीं मैडम, वो तो उसी फैमिली के साथ आई थी। दरअसल वो कोई नर्स नहीं, एक आया है जो न्यूबॉर्न बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों की मालिश करती है। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए, वरना इससे हमारी क्लिनिक की साख पर धब्बा लगेगा। और वैसे भी ये उनका आपस का मामला है, वो औरत उन्हीं के साथ आई थी और लगता है बच्चा भी वही ले गई हो। पर हमें इससे क्या, ये उनका आपस का मामला है, वो आपस में निपटे। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। कैसे चुप हो जाओ अम्मी? कैसे चले जाने दो अपने बच्चे को? अगर मुन्ना को कोई भी दिक्कत थी तो अब्बू को मुझे जगाना चाहिए था। मेरा नगमा ये पकड़ो और तुम मंडी से जाकर कुछ सब्जियां ले आओ और शहनाज तुम ठेला निकालो। आज मैं और तुम्हारी अम्मी काम पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए सारा काम तुम दोनों को ही संभालना होगा। पर अब्बू कैसे जाऊं? यास्मीन आपा बहुत परेशान है यहाँ पर। बेटा तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों बस काम अच्छे से संभालना। अगर बच्चा गुजर गया है तो हमें दिखाओ तो सही, हम ऐसे कैसे मान ले? मधुमिता ने कह दिया कि बच्चा गुजर गया है और लेकर चली गई, और अब फोन भी नहीं उठा रही। लेकिन अब मरे बच्चे का करेंगे क्या? अब्बू, वो मेरा बच्चा था, 9 महीने रखा है मैंने उसे पेट में, ऐसे कैसे जाने दूं उसे? मैं जानता हूं बेटा, लेकिन तू ही बता, तकदीर को कैसे बदल सकते हैं? अब मधुमिता बच्चे को लेकर दूसरी क्लिनिक गई थी कि शायद कुछ हो जाए, हमारा बच्चा बच जाए, लेकिन हमारा मुन्ना नहीं बचा। देखिए, साफ साफ बात यह है कि उस औरत को, क्या नाम है उसका, मधुमिता को आप ही लोग लेकर आए थे और वही बच्चे को लेकर चली गई और आपके शौहर को बोला कि बच्चा गुजर गया है। पहली बात तो यह है कि आपके पति को किसी को ऐसा बच्चा ले जाने नहीं देना चाहिए था, और अगर बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी तो कम से कम हमें से किसी एक को खबर करती होती। जी, तो हम लोग डॉक्टर को बुलाते। आप ही बताइए अब हम क्या करें? इस मामले में हमारा घुसना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उसी औरत ने किया है जिसे आप लोग लेकर आए थे। तो अगर आपको लगता है कि आपको पुलिस के पास जाना चाहिए तो जाइए, या फिर जो आपको ठीक लगे वो करिए। एक किराए की निजी नर्स बच्चे को मरा घोषित कर देती है और बच्चा गायब हो जाता है। जो हुआ, बच्चे का नाना उसे मानने को तैयार था और साथ ही साथ परिवार को भी हालात से समझौता करने के लिए मजबूर कर रहा था। हर बात शक पैदा करने वाली थी। दाल में बहुत कुछ काला था, लेकिन फिर भी मामला आगे नहीं बढ़ा। मृत बच्चे को कभी भी उसकी मां को दिखाया तक नहीं गया और मधुमिता नाम की वो औरत अब भी पहुंच के बाहर थी। एक अजीब घटना, लेकिन असल अजूबा तो अभी होना बाकी था। यास्मीन, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, और अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये तुम रखो घर के खर्च के लिए। इतने पैसे? इतने पैसे कहाँ से आए? किसी दोस्त को थोड़ा थोड़ा करके उधार दिए थे, उसने एक साथ चुका दिए। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में 2-3 दिन लग जाएंगे।
और यास्मीन का अच्छे से ख्याल रखना। ताजे ताजे टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, ताजे ताजे प्याज ले लो, ताजी ताजी भाजियां ले लो, ताजी ताजी प्याज ले लो। अम्मी, बोल बेटा। एक बात कहनी थी। अम्मी, मुझे लगता है कि अब्बू झूठ बोल रहे हैं। मेरा बच्चा ऐसे अचानक नहीं मर सकता अम्मी। अम्मी, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी अम्मी। मैं नहीं जी सकती ऐसे। तो तू क्या करना चाहती है? मुझे सच जानना है अम्मी। तू जानती है तेरे अब्बू कभी सच नहीं बोलेंगे। काश तेरा शौहर तेरे साथ होता। अम्मी, तुम जानती हो अच्छी तरह कि वो कभी नहीं आएगा मेरे पास। अब हम क्या कर सकते हैं बता। हम पुलिस के पास जा सकते हैं अम्मी। अम्मी, मेरा बच्चा ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। वो बिल्कुल सही सलामत था जब मैं सोई थी। आपके अब्बू कहाँ हैं? साहब, उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और साहब, वो दोस्त को पैसा उधार देने की बात जो कह रहे हैं ना, वो झूठ लगती है हमें। हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे पास पेट भर खाना खाने तक के लिए पैसे कम पड़ते हैं, तो किसी को पैसा उधार देने की बात तो बहुत दूर की है। तो आपको लगता है कि बच्चा गायब होने के पीछे आपके अब्बू का हाथ है? सिर्फ एक वही है जो जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये मधुमिता कौन है? आप लोग सब्जी का ठेला लगाते हैं तो ये प्राइवेट नर्स कहाँ से रख पाए? जी, हमने नहीं उसे यहाँ बुलाया था। जब यास्मीन अपने शौहर का घर छोड़ के हमारे यहाँ आई थी, तब इसके अब्बू ने उसे यहाँ बुलाया था। वो कभी कभी इसकी मालिश भी कर लिया करती थी। और हाँ साहब, वो मेरी डिलीवरी के टाइम पे भी वहाँ थी। पल्ला, अस्पताल में जाकर जरा इस मधुमिता के बारे में पता करो। पक्का अब इस गड़बड़ में शामिल है, पता लगाओ। सर, आपके शौहर का कोई फोन नंबर है? जी सर, 444 78 76 78। इस कंप्लेंट के बारे में आप अपने शौहर को मत बताइएगा, वरना वापस नहीं आएंगे। सर, मुझे भी लगता है कि लड़की के अब्बू झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सर क्लिनिक में बच्चे की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चला, जबकि बच्चा एकदम नॉर्मल था, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और अगर बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो वो हमें बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने उस औरत को बुलाया, मधुमिता को। आप बता सकते हैं कि मधुमिता कहाँ मिलेगी हमें? नहीं सर, मैं तो उसे जानती भी नहीं। सर, वो औरत मधुमिता मेरे पास बच्चा लाई ही नहीं। नॉर्मल केस में क्या होता है सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है, क्योंकि बच्चे की दवाई वगैरह सब यहीं से डिस्पैच होती है। सर, मुझे पक्का लग रहा है ये मधुमिता और यास्मीन के अब्बू, इन दोनों की कोई सांठगांठ है। इस मधुमिता का आगे पीछे का कुछ पता है? कहाँ की है? नहीं सर, वो उस फैमिली के साथ ही आई थी। मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा ये उनका अंदरूनी मामला है, और वैसे भी यास्मीन के अब्बू ने सब कुछ अपनी फैमिली को बताया था, हमें कुछ नहीं बताया। फिर भी बच्चा तो आपके क्लिनिक में पैदा हुआ था ना? जी हाँ, पैदा हुआ था, लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर बच्चे को लेकर गायब हो जाए और कहे कि बच्चा मर चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम अपने क्लिनिक को किसी पुलिस केस में नहीं घसीटना चाहेंगे। इस बात से तो हम खुद शॉक थे। और ये जो मधुमिता? पहले मुझे लगा कि वो शायद उनकी कोई रिश्तेदार है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उनकी प्राइवेट नर्स थी। सर, इस औरत मधुमिता के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जरूर यास्मीन के अब्बू सलीम का उससे कुछ नाता है। पल्ला, सोचने वाली गल ये है कि यास्मीन के अब्बू के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए।
जरूर उसी ने बच्चे के साथ कुछ किया और फिर खुद कहीं चला गया। उसका सेलफोन भी बंद आ रहा है और उसकी लास्ट लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो पा रही। हमें हर हालत में इस मधुमिता तक पहुंचना होगा। इस औरत को यास्मीन का फादर सलीम ही तो लेके आया था। जी, मेरी बेटी सहारनपुर से अपने शौहर के यहाँ से 7 महीने पहले आई थी। तब ये 2 महीने पेट से थी। आपका घर वाला सलीम इस मधुमिता को लेकर कब आया था यहाँ पे? साहब, अब्बू मधुमिता को कुछ 4 महीने पहले लेकर आए थे यहाँ पर। मुझे लगा कि वो मेरी फिक्र करते हैं, ख्याल रखते हैं मेरा। मैं भी हैरत में थी साहब, क्योंकि इसके अब्बू इसकी शादी से खुश नहीं थे। जब ये अपने शौहर का घर छोड़कर आई थी तब वो बहुत परेशान हो गए थे। वापस आ गई मतलब? अब क्या हुआ? पहले हमारी मर्जी के बगैर उस लौंडे से जाके शादी कर ली, अब मुंह उठा के फिर से चली आई। तो फिर मैं क्या करती अब्बू? वो मुझे मारता था, उसकी माँ भी मुझे मारती पीटती थी, और जब मन भर गया तो कहता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। 2 महीने पेट से हुआ अब्बू, कहाँ जाती मैं? मतलब अब मुझे झेलना होगा तेरा सारा बोझ? अरे इधर क्या कम लोग हैं पेट भरने के लिए जो तू चली आई मुंह उठा के, वो भी पेट से। कुछ दिन के बाद एक और चला आएगा। आजिज़ आ गया हूं मैं तुम सबसे। आप दोनों में से किसी को नहीं पता कि मधुमिता कहां से आई थी? नहीं साहब। सर, सलीम अपना ठेला चौक पे लगाता है। अभी उसकी 2 बेटियां हैं, नगमा और शनाज, वो संभालती हैं ठेला। बच्चा सलीम ने गायब किया है, पक्की बात है। बस रब से दुआ करो कि बच्चा किसी तांत्रिक वांत्रिक के हाथ ना लगे। सलीम के पास पहले से ही पालने को कई पेट थे और अब ऊपर से उसकी गर्भवती बेटी अपने पति का घर छोड़कर उसके पास आ गई थी। सलीम बेहद परेशान हो गया था। उसके खर्चों में एक और बढ़ोतरी तो हो ही चुकी थी, लेकिन बहुत जल्द वो 1 से 2 हो जाने वाले थे और सलीम पर खर्चों का बोझ और बढ़ने वाला था। क्या सलीम आने वाली मुसीबत से छुटकारा पाने का रास्ता सोचने लगा था? सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे टमाटर, सब्जी ले लो, ताजे ताजे टमाटर ले लो, प्याज ले लो। सर, वो है सलीम का ठेला और वो 2 उसकी दूसरी बेटियां। इन कुड़ियों को तो रहने दे। ये जो सामने सफेद कुर्ते में बंदा खड़ा, इससे पूछते हैं। साहब, वो सलीम तो बेवड़ा है, उसका जिगरी दोस्त मुस्तकिम है। उसको मालूम होगा कि मधुमिता को कहाँ से लाया। ये मुस्तकिम कहाँ मिलेगा? साहब, वो तो टोकरी में सब्जी बेचता है, घूमता है दिन भर। वो आपको रात को मिलेगा इसी बस्ती के देसी ठर्रे के अड्डे पे। तुम जानते हो मुस्लिम को? जी साहब। तो रात को चल हमारे साथ। जी साहब। वो रहा साहब। मुस्तकिन। हाँ, आप कौन? मधुमिता कौन है? बोल रहा हूँ ना साहब, बोला ना, बताता हूँ। चेती बोल, बक जल्दी। मधुमिता कौन और कहाँ रहती है? दुर्गा नगर बस्ती में। उसे सलीम के पास कौन लाया था? मैं लाया साहब। अब तू ही बता, कैसे चला पाऊंगा मैं घर का खर्च? अभी शहनाज की, नगमा की शादी करनी है, ऊपर से यास्मीन आदम की है, वो भी पेट से है। इस हालत में तुझसे काम करने की भी नहीं बोल सकता। अभी तो मैं झेल लूंगा, कल को बच्चा आएगा तब क्या? आज की दुनिया में बच्चे पालना कोई हंसी खेल है क्या? या अल्लाह,
ऊपर वाला कोई ऐसा आदमी मेरे पास भेज दे यार, जो मेरी सारी तकलीफें अपने सर ले ले। बच्चा आ जाएगा तो तुझे भी मुसीबत, यास्मीन को मुसीबत। साला खुद का पेट तो ठीक से भरता नहीं, एक बच्चे का और भरो। मेरी मान, बच्चा दे दे किसी को। यार कैसे दे दूँ, किसको दे दूँ बच्चा यार? एक औरत है जिसे मैं जानता हूँ, प्राइवेट नर्स है, ऐसी हालत में बड़े काम की चीज़ है। लेकिन बच्चे का वो करती क्या है? और मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे नामुराद बच्चों के बदले पैसे भी देती है। मुझे भी पैसे मिलेंगे? ऐसा मुझे बोला तो था एक बार। तो तू है वो बिचौलिया जिसने सलीम और मधुमिता को मिलवाया? क्या करती है मधुमिता बच्चों के साथ? मालूम नहीं साहब। कहाँ रहती है मधुमिता? इस गली में। चल। ये घर है साहब। समझो। मधुमिता? जी चल साहब, साहब मैंने क्या किया साहब? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, बच्चा मर चुका था। कोई गल नहीं, थाने तो पहुंच तू एक बार, अपने आप सब मालूम हो जाएगा तुझे। बेटा यास्मीन, अब तो ठीक है ना? जी अब्बू। नगमा, अपनी अम्मी को बोल एक प्याली चाय बना के देगी मुझे। जी अब्बू। बेटा यास्मीन, तेरे बच्चे का मुझे बहुत दुख है, लेकिन क्या करूं, सब ऊपर वाले की मर्जी है, और जिंदगी में हालात के साथ समझौता तो करना ही पड़ता है बेटा। मधुमिता सच सच बोल, बच्चा कहाँ है? बोल। इस कांस्टेबल को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया ना, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगी। बोल बच्चा कहाँ है? नहीं बोलेगी? अंजोत, हड्डी पसली तोड़ दे इसकी। कुछ बोलना भी चाहे ना तो रुकना मत, सवेर तक पढ़ दे इसको। कुछ नहीं सुनना मुझे। साहब, साहब मैं सब कुछ सच सच बोलती हूँ साहब, साहब मैं बोलती हूँ ना। बोल, बच्चा कहाँ है? वो तो नहीं पता साहब। हाँ, सलीम मेरे पास आया था 7 महीने पहले, वो कह रहा था कि बच्चे से छुटकारा पाना चाहता है साहब। तो तुमने दिला दिया छुटकारा? नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ बच्चे की बिक्री का इंतजाम किया था। किसको बेचा था बच्चा? साहब मैं बेचती नहीं हूँ, मैं तो बस सौंप देती हूँ। किसको सौंप देती हो? एक आदमी है, हंसराज सिंह। हंसराज? वही जो उस क्लिनिक में लैब में काम करता है? जी साहब। तीन महीने की पेट से है वो। बच्चे की माँ को पता है कि उसका बाप बच्चा बेचना चाह रहा है? मुझे नहीं लगता। फिर तो हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरे पास पार्टी भी तैयार है। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि बच्चे की माँ कोई हंगामा ना करे। वो लोग बहुत गरीब हैं, मुझे नहीं लगता कुछ हंगामा करेंगे। एक काम कर, उसे हमारे क्लिनिक ले आ, वहाँ हम आराम से मैनेज कर पाएंगे। वैसे कितने पैसे मिल जाएंगे? वो मैं बता दूंगा। बेचने वाला मिल गया है।
ठीक है, कीमत कितनी? आप बोलो। 90,000। अगर माल पॉजिटिव हुआ तो ज़्यादा लगेगा। मेरे पास तो बस इतना ही है देने को। अरे साहब, हेलो। जी साहब, मैं यास्मीन बोल रही हूँ। हाँ यास्मीन, हमें मधुमिता मिल गई है, लेकिन आपके बच्चे के बारे में भी ठीक से पता नहीं चला। लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि आपके अब्बू और मधुमिता के अलावा इसमें क्लिनिक में काम करने वाला एक बंदा भी शामिल है। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरे अब्बू घर पे आ गए हैं। मैं आपको घर से बाहर निकल के फ़ोन कर रही हूँ। ठीक है, हम आते हैं। तुम घर जाओ, लेकिन तुम्हारे अब्बू को हमारे आने की ज़रा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जी साहब। साहब क्या हुआ साहब? चल जेल के प्रोटेक्ट ला। साहब इन लोगों ने कुछ गलत बताया आपको साहब। चल चल, बंदे का पता बनाता हूं तुझे। चल लेके साहब आप मेरी बात तो सुनो साहब। साहब बात क्या हुई है साहब? साहब हुआ क्या है? अरे साहब बात तो बताइए। बात थाने चल, सब बताता हूँ तुझे। आजा। साहब 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए पूरी। बोल बच्चा कहाँ है? बोल। अगर हड्डी पसली सलामत रखनी है ना तो बोल बच्चा कहाँ है? बच्चा मैंने दिल्ली की पार्टी को बेच दिया। दिल्ली की कौन सी पार्टी? किसी दोस्त के जरिए फ्रेंड्स बुक में बात हुई। 90,000 में मैंने बच्चा बेच दिया। 40,000 मैंने सलीम को दिया और 20,000 मैंने मधुमिता को दिया। चल उठ, बता कौन है तेरा फ्रेंड? सेवा अपन कर जरा इनकी। चल लॉग इन कर, अपने इस फ्रेंड की डिटेल बता, वरना तुझे लॉग आउट कर दूंगा। चल। साहब ये है गौरव कालरा। कौन है ये? साहब मैं गौरव का 1.5 साल पहले दोस्त बना। उसने मुझसे कहा कि वो लोग बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। बच्चे को गोद लेने की प्रोसीजर बहुत ही लंबी है, तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं मैटरनिटी होम में काम करता हूँ। और तुमने कहा पुत्रवती भवा और बच्चे का इंतजाम करवा दिया। साहब वो मधुमिता ने मुझसे कहा कि यास्मीन का परिवार बच्चा नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस परिवार की मदद की जाए, उनकी सुनी गोद भी भर जाएगी और बच्चे को अच्छा भविष्य भी मिल जाएगा। बच्चा बेचने का काम करता है और बातें संत महात्मा जैसी करता है। 444578987। सर ये रहा गौरव का नंबर। यही नंबर है? हाँ हाँ साहब यही नंबर है। मैंने इसी नंबर पे उसे फ़ोन किया था और फिर हम मिले थे। गौरव कल बच्चा मेरे हाथ में होगा। लड़का है या लड़की है? लड़का। पिक्चर भेजो मुझे। लेकिन बच्चे की कीमत होगी 1 लाख। हंसराज, मैंने पहले भी बोला है कि मैं 90 से ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता, समझा करो यार। ठीक है, लेकिन बच्चा तुम्हें यहाँ अमृतसर आके ले जाना होगा। ठीक है, पिक्चर भेजो मुझे, मैं परसों आता हूँ। गौरव कालरा, बिजनेसमैन, और बच्चे के दिए सिर्फ 90,000। हाँ हाँ साहब बस इतना ही। सच सच बोल, कितने में बेचा? साहब मुझे नहीं पता, मैं कभी गौरव को मिलने दिल्ली नहीं गया था, वो खुद यहाँ आया था बच्चा लेने। क्या पुलिस को गौरव के पास बच्चा मिला? एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुई बिक्री, एक बच्चे की 90,000 रुपए में बिक्री हुई। क्या बच्चा गौरव को मिला और वही इस जंजीर की आखिरी कड़ी थी, या फिर आगे भी कोई और कड़ी थी?
फोन रिकॉर्ड में पता तो यही था, 12/134 जागीरपुरी, नाम गौरव का था। हाँ जी सर, गौरव कॉलरा अपनी वाइफ के साथ यही रहता है। आपने उनके पास कोई छोटा बच्चा देखा है? अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने एक बच्चा गोद लिया है। कहाँ गए होंगे ये? मुझे लगता है किसी डॉक्टर के पास गए होंगे। कल रात गौरव बता रहा था कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हमें गौरव से बड़ा जरूरी काम था, आप बता सकते हैं कौन से डॉक्टर के पास गए होंगे ये? वो जरूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट अविनाश शर्मा के क्लिनिक पे गए होंगे। कहाँ है उनका क्लिनिक? यही नुक्कड़ पे ही है। थैंक यू। गौरव अनीता जी? पीआई संजीव मेहरा, अमृतसर पुलिस स्टेशन से। बोलिए सर। ये जो बच्चा आपके पास है चोरी का है, चुराया गया इसे। सर लेकिन हमने तो इसे अडॉप्ट किया है सर। पूरी कहानी मालूम है हमें। 90,000 में खरीदा तुमने इसे। हंसराज और मधुमिता नाम की जनानी ने इसे अमृतसर के मैटरनिटी होम से चुराया था। चलिए बच्चा मुझे दीजिए। नहीं, ये मेरा बच्चा है, 1 हफ्ते से मेरे पास है। सर प्लीज मुझे इससे दूर मत कीजिए। ओ मैडम, जो आग चोरी का बात समझ में नहीं रही आपको? बच्चे की मां को बताया गया कि बच्चा गुजर गया। इस बच्चे का नाना भी शामिल है इसकी बिक्री में। इसकी मां को तो ये भी नहीं पता कि उसका बच्चा मरा नहीं बल्कि बेच दिया गया। दीजिए बच्चा। बच्चा दे दो नहीं था। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार में तप रहा है, पता है ना आपको। आप बेफिक्र रहिए, हम इसे अमृतसर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। टेक्निकल पक्की है, बच्चा हर हाल में अपनी असली माँ के पास ही जाएगा। चलिए बच्चा मुझे दीजिए। दीजिए बच्चा मुझे। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि बच्चा चोरी कैसे। आपको पता होना चाहिए, बच्चा जब अडॉप्ट किया जाता है उसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। जहाँ पैसे का लेन देन होता है उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं। पता है ना आपको? सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे नहीं मालूम था कि बच्चे की माँ को धोखा दिया गया। चलिए हमारे साथ चलिए। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था सर। एक्चुअली हमें बहुत सालों से बच्चा नहीं हो रहा था सर। हमें सिर्फ एक बच्चे की जरूरत थी, हमने अडॉप्ट किया। हमें अपनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। जो भी बयान देना है थाने चल के दीजिए। चलिए सर, मुझे सिर्फ 1 दिन का वक्त दो, मुझे काम पे रिपोर्ट करना है, फिर मैं खुद चल कर आऊँगा थाने। प्लीज सर। ठीक है, कल दोपहर तक अमृतसर थाने में रिपोर्ट कर देना, वरना अरेस्ट वारंट इशू करवा दूंगा। पक्का सर, प्रॉमिस। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चे को हल्का सा बुखार है बस। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, 1-2 दिन में भला चंगा हो जाएगा। सर उस गौरव का फोन बंद आ रहा है सर। फिर लोग कहते हैं कि पुलिस वाले किसी पर भरोसा नहीं करते। अब भरोसा करके गलती कर ली ना। उसका पड़ोसी दिनेश, जिसे हम कल शाम को मिले थे, उसका कहना है कि गौरव और उसकी पत्नी घर छोड़ के चले गए। उसे ट्रैक करो, उसकी कहानी पर शक है मुझे। सर वो एक मामूली सा बस ड्राइवर है। पहली बात तो ये कि 90,000 में बच्चा खरीदना उसके औकात से बाहर है, और दूसरा कि वो अपने स्टेटस में बिजनेसमैन लिखा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। बच्चे को कुछ हुआ होगा, मतलब बच्चा बीमार हुआ होगा, और बच्चे को जहां पहुंचाना था उसे वहां पहुंचाने में देर हुई होगी और कड़ी टूट गई। ओए खड़ा 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 हो। और कौन कौन शामिल है? कौन कौन है इस गिरोह में? कोई गिरोह नहीं है साहब, मेरी गौरव से दोस्ती फ्रेंड्स बुक में हुई थी। चांस की बात है, उसे बच्चा चाहिए था। हाँ। सच बोल, बोल आगे। सच कहता हूँ साहब, मैं गौरव को ज्यादा नहीं जानता। मेरी सिर्फ उससे एक ही बार मुलाकात हुई थी साहब। उसने मुझसे कहा कि उसे अपने लिए एक बच्चा चाहिए। अब वो आगे
क्या करने वाला था ये मुझे नहीं मालूम है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने की दवाई पिलाओ। साहब एक मिनट, मुझे एक बात कहनी है साहब। बोलो। मैं सच कहता हूँ, मेरा किसी गिरोह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सब्जी का ठेला लगाने वाला एक गरीब आदमी हूँ साहब। मैं तो बच्चे को ठीक से खिला भी नहीं सकता था, इसलिए सोचा कि किसी को दे दूँ तो शायद उसकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो जाए। सब सिर्फ 40,000 रुपये मिले। आप चाहे तो वो भी रख लो, लेकिन मुझे इस मुसीबत से बचा लो साहब। शर्म करो सलीम मियां, पहले अपने नाते को बेचा, अब मुझे खरीदना चाहते हो? साहब मेरी क्या औकात है जो खरीदूं और बेचूं? गरीब आदमी की किस्मत ही फूटी होती है साहब। मजबूरी का मारा इंसान जो ना करे सो कम है। आपने मुन्ने को उस आदमी की पकड़ से तो वापस निकाल लिया, लेकिन क्या गरीबी की पकड़ से निकाल पाओगे जिसमें वो पैदा हुआ? सलीम मियां, अगर बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बेच दो। इस गौरव की तलाश जारी रखो, छोड़ना मत उसे। मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इस पूरे मामले के पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ हो सकता है। सर आपा, ये बिल्कुल आप पर गया है। सुनो, मैं कोठी जा रही हूँ काम पे, ठीक है? और तुम दोनों आधे घंटे में ठेला लेके जाना है, भूलना मत। चले जाएंगे अम्मी। मेरा बच्चा, मुन्ने के साथ खेलते खेलते ये मत भूलना कि काम पे भी जाना है। चलती हूँ। जी अम्मी। एक नाना ने अपने ही नाती को बेच दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी क्षमता नहीं है कि वो एक और पेट पाल सके। यास्मीन, बच्चे की माँ, अपने भले चंगे बच्चे की मौत की खबर सुनकर सुन हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने इस अजीब मामले को पुलिस तक ले जाने का फैसला किया और किस्मत से उसे अपना जुदा हुआ बच्चा वापस मिल गया। डीएनए टेस्ट हुआ और पाया गया कि बच्चा यास्मीन का ही है। ये घटना कितनी चौंकाने वाली है, कितनी अजीब है, इसका ख्याल ही मन में घृणा का भाव पैदा करता है। बच्चे खरीदे और बेचे जाते हैं, ये एक सच्चाई है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक हकीकत है और ये अपराध हो रहा है। कुछ लोग गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे दो, बच्चा लो, ये एक आसान काम है। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक बड़े रैकेट का हिस्सा है जो बच्चों से भीख और बाल मजदूरी करवाता है। और भी बहुत सारे घिनौने काम करवाए जाते हैं। खरीदारों की कोई कमी नहीं है। कुछ चुराते हैं, कुछ बेचते हैं। कुछ बेचते हैं गरीबी के कारण, इस उम्मीद से कि ये बिक्री उन्हें गरीबी से थोड़ी मुक्ति दिलाएगी। ये पूरा धंधा बहुत खतरनाक और क्रूर है, लेकिन फिर भी इसके लिए कानून अब भी नरम क्यों है? क्यों इस धंधे पर लगाम नहीं है? क्यों नियम इतने ही सख्त और कठोर नहीं है? शायद अगर हमें किसी दिन रोजाना की खिचखिच और स्वार्थी दायरे से छुट्टी मिले, जीवन की आपाधापी से छुट्टी मिले, तो हमें पुरजोर ये सवाल करना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए। जवाब मांगना चाहिए कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ का इतना हल्ला मचाया जाता है जबकि न जाने हमारी कितनी आबादी गरीबी में सड़ रही है। प्लानिंग कमीशन क्यों ऐसी गरीबी की रेखा का चित्र खींचता है जिसका आज के समय में कोई सरोकार नहीं। गरीबी और हाशिए में पड़े लोगों के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाने के बाद भी इनकी तादाद में कमी क्यों नहीं होती? क्यों हम इतनी एजुकेशन, इतने मॉडर्नाइजेशन, इतनी सो कॉल्ड ग्रोथ के बाद भी गरीबी को अब तक किस्मत, भाग्य और कर्म से जोड़ देते हैं? क्यों हम हर वीकेंड मॉल में हजारों रुपए खर्च करते समय जरा भी नहीं सोचते हैं और रुपए 2 रुपए के लिए सब्जी वाले से झिकझिक करते हैं? क्यों एक सब्जी वाले, फेरी वाले को एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा सकता जहां वो तरक्की कर सके? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को तो हम बेल आउट पैकेज देते रहते हैं। क्यों अमीर और संपन्न लोगों को बैंकरप्ट घोषित करने पर सारी सहायता दी जाती है जबकि गरीब, जिसे असल में मदद की जरूरत है, उसे उसके ही हाल पर छोड़ दिया जाता है? शायद जिस दिन हम अपनी पूरी ताकत के साथ ही सवाल करेंगे तो शायद हमें कोई जवाब मिल जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।